हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 27 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा 132। तो दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा हर साल पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 2024 में 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। आप सभी को पता है कि कुछ समय पहले भारत सरकार के द्वारा 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। कर्पूरी ठाकुर को हम किस नाम से जानते हैं? जननायक के नाम से जानते हैं। वह एक स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे। तो उन्हें 2024 में भारत रत्न दिया जाएगा। और इस साल जो 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, उनमें पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया है। दोस्तों, जो 2024 में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उनमें 30 महिलाएं हैं, 8 लोग विदेशी हैं या प्रवासी भारतीय हैं। इसके अलावा 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणों उपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण की। तो दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? भारत रत्न। फिर उसके बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन? फिर उसके बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? पद्म विभूषण। तो इस साल यह 5 लोगों को दिया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं वो 5 लोग जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है 2024 में। तो पहला नाम है वैजंती माला वालिका और इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है पद्म विभूषण और इनका संबंध तमिलनाडु से है। दोस्तों, यह एक अभिनेत्री हैं, नर्तकी हैं और यह लोकसभा और राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं। इन्होंने आशा, नया दौर, साधना, मधुमती जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। इन्हें पद्मश्री और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, अगले पद्म विभूषण है कोनिडेला चिरंजीवी। इन्हें आप चिरंजीवी के नाम से भी जानते हैं। इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। तो इन्हें आर्ट के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है 2024 का। दोस्तों, अगर हम बात करें चिरंजीवी की, तो यह एक इंडियन एक्टर हैं, फिल्म निर्माता हैं और एक पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। इन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में काम किया हुआ है। 2008 में आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल प्रजा राज्यम पार्टी की उन्होंने शुरुआत की और 2006 में चिरंजीवी को पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट करते जाना है। अगला नाम है श्री एम वेंकैया नायडू का। इन्हें आप सभी लोग जानते हैं। ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो 2022 तक वो भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं और 2002 से 2004 तक वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इनका संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। चौथा नाम है विंदेश्वर पाठक का। तो इन्हें मरणों उपरांत दिया गया है सामाजिक कार्य के लिए और इनका संबंध है बिहार राज्य से। और दोस्तों, विंदेश्वर पाठक जी के बारे में आप याद रखिएगा, इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी। 2003 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इनका निधन पिछले साल 15 अगस्त 2023 को हुआ था। पांचवा नाम है पद्मा सुब्रमण्यम का। तो इन्हें आर्ट के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है 2024 का और इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है और यह भारतनाट्यम की नर्तकी हैं। दोस्तों, पद्मा जी के सम्मान में जापान, ऑस्ट्रेलिया और रसिया में कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी हैं। बात करते हैं पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण भारत का पद्म विभूषण के बाद दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2024 में 17 लोगों को यह दिया गया है। तो यहाँ पर हम केवल उनके नाम डिस्कस करेंगे। पहला नाम है एम फातिमा बीबी का और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है और ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जस्टिस थी। तो इनके बारे में आप ये याद रखिएगा। फिर दूसरा नाम है हारमोस जी एन कामा का। तो इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। मिथुन चक्रवर्ती, इन्हें आप जानते ही हैं, पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है। तो इन्हें पद्म भूषण दिया गया है 2024 का। सीताराम जिंदल यांग लियू, जो कि ताइवान के एक उद्योगपति हैं, तो उन्हें भी पद्म भूषण दिया गया है। अश्विन बालचंद्र मेहता, इनका संबंध महाराष्ट्र से है। सत्यव्रत मुखर्जी, राम नायक, ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं, याद रखना है आपको इनके बारे में। तेजस मधुसूदन पटेल और ओलानचेरी राजगोपाल, इन्हें भी दोस्तों पद्म भूषण दिया गया है 2024 में। इसके अलावा दत्तात्रेय अंबादास मयालू, जिन्हें राजदत्त के नाम से जाना जाता है, इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। और
तोगदान रिनपोछे, तो इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। विजयकांत, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो इन्हें आर्ट के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है। चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। इनका संबंध बिहार राज्य से है। अगला नाम है प्यारेलाल शर्मा का, इन्हें भी पद्म भूषण दिया गया है 2024 का। और ऊषा उथुफ और कुंदन व्यास, इन सभी को पद्म भूषण दिया गया है। दोस्तों, अगला पुरस्कार है पद्मश्री। तो यह भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, ठीक है, और ये पद्म भूषण के बाद दिया जाता है। इस साल 110 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। अब 110 नाम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ नाम डिस्कस करेंगे। जैसे संग थंकिमा को दिया गया है पद्मश्री, जागेश्वर यादव, गुरविंदर सिंह और सत्यनारायण वेरेली। इसके अलावा के चेलम्मल और हेमचंद माझी और यानोंग जमोह लेगो और दोस्तों सोनम्मा को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख नाम है। बाकी दोस्तों इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा जिसमें सभी नामों को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है। याद रखिएगा कि ये पूरा सर्च करना है, तभी आपको हमारा चैनल मिलेगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, पीडीएफ ये सभी मिल जाएंगे। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको ईयरली और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, दोनों मीडियम में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये ई बुक मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कल जो ऐप पर टेस्ट हुआ था उसके विनर हैं अनुराग, जाज्ञान सैनी ओझा, आनंद और चंदन कुमार, रवि प्रकाश, महफूज आलम, प्रियांशु बैस, वैष्णवी यादव, नरेश कुमार और सुभाष कुमार। तो ये दोस्तों टेस्ट होता है ऐप पर, तो ऐप पर आप जाइए, वहां पर टेस्ट दीजिए, यहां पर आपकी रैंकिंग भी आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को पीएम मोदी ने किस मंदिर की प्रतिकृति यानी रेप्लिका गिफ्ट में दी है? आंसर हो जाएगा राम मंदिर। तो आप सभी को पता है कि गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। तो वो भारत की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर आए थे। दोस्तों, उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जयपुर के आमेर किले का भ्रमण किया और इसके अलावा जयपुर में जो जंतर मंतर है उसको भी देखा। और जयपुर में उनकी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी भी शामिल थे। दोस्तों, अगर हम जंतर मंतर की बात करें तो भारत में 5 जंतर मंतर हैं। पहला है जयपुर में, दूसरा है दिल्ली में, तीसरा है मथुरा में, चौथा है वाराणसी में और 5वां है उज्जैन में। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। अब आप यहां पर बात को समझिएगा कि जब जयपुर में इमैनुअल मैक्रोन और पीएम मोदी जी भ्रमण कर रहे थे तो इसी भ्रमण के दौरान पीएम मोदी जी और इमैनुअल मैक्रोन एक दुकान पर जाते हैं और दुकान में पीएम मोदी जी राम मंदिर की रेप्लिका खरीदते हैं और वही रेप्लिका इमैनुअल मैक्रोन को गिफ्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार के छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐड किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि पीएम मोदी ने ये जो रेप्लिका खरीदी थी उसका पेमेंट भी किया था, लेकिन ये पेमेंट किया था यूपीआई के माध्यम से। तो 500 रुपए का उन्होंने भुगतान किया था इसके लिए। दोस्तों, फ्रांस के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बार बार फ्रांस की बात आ रही है। तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और अभी हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। यहां पर यूरोप महाद्वीप आप देख रहे हैं और यहां पर लोकेशन है फ्रांस की। फ्रांस में आप याद रखिएगा कि 2024 में ओलंपिक भी आयोजित होने वाले हैं। तो 2024 के जो ओलंपिक होंगे वो कहां पर आयोजित किए जाएंगे? पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों, यहां पर आप फ्रांस का मैप देख पा रहे हैं। ये है यहां पर पेरिस, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यहां पर आप ये जो नदी देख पा रहे हैं ये है सीन नदी। तो पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा बुलंदशहर में। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पीएम मोदी ने 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है।
ये परियोजनाएं रेल, सड़क, तेल एवं गैस, शहरी विकास और आवास जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडियन ऑयल की 255 किलोमीटर लंबी डोंडला गवारिया पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। दोस्तों, ये जो पाइपलाइन बिछाई गई है इसमें लागत आई है 700 करोड़ रुपए की। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। दोस्तों, बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अयोध्या में सरयू नदी पर सौर ऊर्जा से संचालित नाव लॉन्च की जाएगी। उबर ने अयोध्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो रिक्शा सेवा अभी हाल ही में शुरू की है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों में वाराणसी और प्रयागराज सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में टॉप पर रहे हैं। अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का शुभारंभ किया है। पीएम मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का कुछ समय पहले उद्घाटन किया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर कौन बनेगा, तो वो बनेगा लखनऊ। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो दुधवा नेशनल पार्क है ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये 2 पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाई पूसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया गया है? आंसर हो जाएगा तमिल समुदाय के द्वारा। तो दोस्तों, तमिल समुदाय के द्वारा थाई पूसम उत्सव मनाया जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। और तमिल समुदाय साउथ इंडिया में पाया जाता है। इस उत्सव में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार बताया जाता है। हाल ही में आयोजित किए गए कुछ प्रमुख त्योहार डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एंथूरियम महोत्सव मिजोरम में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में और गाई जात्रा उत्सव नेपाल में, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, नुआखाई त्योहार ओडिशा में, नदी उत्सव दिल्ली में मनाया गया है और चिखल कालो उत्सव गोवा में और आदि पेरक्कू उत्सव तमिलनाडु में मनाया गया है। इसके अलावा चाचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। हेमेस सेतु महोत्सव का आयोजन लेह लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा कैमरून। तो कैमरून देश में बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा और इसमें मलेरिया की वैक्सीन लगाई जाएगी। आपको याद रखना है कि इस टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 2.5 लाख बच्चों को कवर किया जाएगा, यानी उनका टीकाकरण किया जाएगा। 2021 में मलेरिया के लिए एक वैक्सीन आई थी जिसका नाम था मॉस्की रिस्क। बात करते हैं मच्छर से होने वाली बीमारियों की, तो मलेरिया मच्छर फैलता है एनाफिलीज मच्छर से और डेंगू फैलता है एडीज इजिप्टी मच्छर से, चिकनगुनिया भी एडीज इजिप्टी मच्छर से, पीला बुखार ये भी एडीज इजिप्टी मच्छर से फैलता है, जीका वायरस एडीज मच्छर से फैलता है और जापानी मस्तिष्कोप जो है वो क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। तो ये है मच्छर से होने वाली कुछ प्रमुख बीमारियां। दोस्तों, कैमरून की अगर हम बात करें तो कैमरून अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं कैमरून की। कैपिटल क्या है इसकी? आओ उंडे। प्रधानमंत्री है जोसेफ नगुते और करेंसी है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। तो ये पॉइंट आप कैमरून से रिलेटेड नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स के द्वारा हेपेटाइटिस ए के लिए हैबिसियोर नाम की वैक्सीन को लॉन्च किया गया है और अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों के द्वारा निपाह वायरस के लिए एक वैक्सीन जो डेवलप की गई थी जिसका नाम था CHADOX1 निपाह बी, तो इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू किया है। WHO ने मलेरिया के लिए प्री क्वालिफाइड वैक्सीन की अपनी सूची में R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन को शामिल किया है। तो ये वैक्सीन भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने महिला एकल में WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी में पहला अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा श्रीजा अकुला ने। तो दोस्तों, भारत की टेबल टेनिस की प्लेयर हैं श्रीजा अकुला। तो उन्होंने अपना अभी पहला अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस का खिताब जीता है। उन्होंने अमेरिका की लिली झांग को हराया है। याद रखिएगा कि श्रीजा अकुला 2 बार की नेशनल चैंपियन है भारत की। टेबल टेनिस की बात आई है तो टेबल टेनिस से रिलेटेड कुछ शब्दावली डिस्कस कर लेते हैं। तो स्मैश, ड्रॉप, डायूस, स्पिन, लेट और सर्विस, ये सभी शब्द
टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं। दोस्तों बात आई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कैसे चुना गया है? विराट कोहली को। पैट कमिंस को क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है 2023 का। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। इन्होंने T20 में 5 शतक लगाए हुए हैं। विश्वनाथन आनंद को पछाड़ करके आर प्रज्ञानंद भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? आंसर हो जाएगा 80। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 80 जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस बार 80 जवानों को वीरता पुरस्कार दिए गए हैं। दोस्तों 12 जवानों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया है। तो इस बार 6 कीर्ति चक्र, 16 शौर्य चक्र और 53 सेना मेडल दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल की। तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं दिनेश के त्रिपाठी, तो उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। इसके अलावा जनरल उपेंद्र द्विवेदी और NS राजा सुब्रमणी और AK सिंह और राकेश पाल जी को आप याद रखिएगा, इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। और राकेश पाल कौन है? भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि युद्ध काल के दौरान भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है, तो वो है परमवीर चक्र। फिर उसके बाद आता है महावीर चक्र और फिर आता है वीर चक्र। ठीक है, यानी जब युद्ध चल रहा हो और कोई अदम्य साहस दिखाता है तो उसे परमवीर चक्र दिया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर महावीर चक्र और फिर तीसरे नंबर पर वीर चक्र दिया जाता है। शांति काल के दौरान सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र, फिर उसके बाद है कीर्ति चक्र और फिर है शौर्य चक्र। है RBI की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य एक पंचायत पर सबसे अधिक खर्च कर रहा है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा साल 2022-23 के लिए पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में ये पाया गया है कि जो पश्चिम बंगाल है वो अपनी हर एक पंचायत में औसतन 25.14 लाख रुपए खर्च कर रही है। और गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में एक पंचायत में औसतन 3.34 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में 3.92 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में 63,000 रुपए प्रति पंचायत खर्च किए जा रहे हैं। और आप याद रखिएगा कि देश की कुल 2,55,623 ग्राम पंचायतों को 95% से ज्यादा राजस्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अनुदान से प्राप्त होता है। यानी कि जो रेवेन्यू होता है ग्राम पंचायतों को वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है वहीं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई है? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका में एक व्यक्ति को नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई है। तो देखिए अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है अलबामा। तो वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम है केनेथ स्मिथ, तो उसे नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई है क्योंकि उसने पहले कोई मर्डर किया हुआ था, उसमें उसे सजा सुनाई गई थी तो उसे मृत्यु दंड दिया गया था। तो दोस्तों इसमें जहर का इंजेक्शन इसे दिया गया था लेकिन वो उससे नहीं मरा था। तो अब एक विकल्प बचा हुआ था कि उसे नाइट्रोजन गैस दी जाए जिससे उसकी मौत हो सके। तो अभी नाइट्रोजन गैस से उसे मौत की सजा सुनाई गई है। तो दोस्तों कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है इसका CU क्यू ने। तो दोस्तों बैडमिंटन से रिलेटेड है इंडिया ओपन, तो उसका आयोजन 16 से 21 जनवरी 2024 तक नई दिल्ली के KD जाधव इंडोर स्टेडियम में किया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है फिर भी आपको नोट करना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। विजेताओं की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब जीता है CU क्यू ने जो कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के खिलाड़ी हैं, और महिला एकल का खिताब जीता है ताई जू इंग ने जो कि चीनी ताइपे की खिलाड़ी हैं। और इसके अलावा 2024 के इंडिया ओपन में पुरुष युगल के फाइनल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी हार गई थी। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा।
दोस्तों 2023 के लिए सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया है। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? विराट कोहली को। 2024 में भारत कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? 75वां। किस राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू की गई है? ओडिशा। भारतीय नौसेना किस राज्य में बहुत कम आवृत्ति संचार स्टेशन की स्थापना करेगी? तेलंगाना में। 2023 के लिए कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? 31। सुप्रीम कोर्ट के तीसरे दलित जस्टिस कौन बने हैं? प्रसन्ना वी वराले। आपातानी किस राज्य से रिलेटेड है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन बनी है? माइक्रोसॉफ्ट। भारत और किस देश के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति के गठन के लिए समझौता हुआ है? डोमिनिकन रिपब्लिक। किस कैंसर प्रदेश में 100 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम सेंसस यानी जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है। भारत में हर 10 साल में जनगणना की जाती है। 2011 में जो जनगणना हुई थी वह भारत की 15वीं जनगणना थी। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। 1881 से हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती रही है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 943। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? 1931 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? लगभग 121 करोड़। तो दोस्तों ये है सेंसस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो आंसर इसका फ्रांस। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर फ्रांस बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।